नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। लोकतंत्र पर जो खतरा मंडरा रहा है, उस खतरे को रोकेगा कौन, टालेगा कौन? एक ही उम्मीद हमेशा से रही है और संविधान निर्माताओं को भी यही उम्मीद थी कि जब भी संकट आएगा तो न्यायपालिका होगी और न्यायपालिका में भी अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होगी, जो लोकतंत्र को किसी भी खतरे से बचा ले, किसी भी तूफान से निकाल के किनारे पर लगा देगी, लोकतंत्र को डूबने तहस नहस नहीं होने देगी। लेकिन न्यायपालिका ही अगर मझधार में छोड़ दे, और छोड़े नहीं, दो लात मार दे डूबने के लिए लोकतंत्र की जहाज को, तो फिर क्या होगा? ये बड़ी गंभीर टिप्पणी कर रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरे होशो हवास में कह रहा हूं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दो धाकड़ और ईमानदार, जिनको आज से नहीं हम लगातार, मैं तो निजी तौर पर ही बहुत सम्मान करता हूं, सैल्यूट करता हूं। अगर ऐसे ही सारे होते जज, तो इस लोकतंत्र को कोई इसका बाल नहीं बांका कर पाता, खरोंच नहीं लग पाती इस लोकतंत्र को। कोई भी प्रधानमंत्री आता, कोई भी नेता होता, कोई एनजीओ होती आरएसएस जैसी, या कोई भी होता, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे जजों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम। क्या आप 10 उंगलियां ऊपर गिन नहीं पाओगे, इतनी कम। जस्टिस अभय अशोका, जस्टिस उज्जवल भुइयां, दोनों अलग अलग जगहों पर थे, दोनों अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रमों में थे, लेकिन दोनों की जो बातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के गाल पर करारा तमाचा, सुप्रीम कोर्ट के गाल पर करारा तमाचा। दोबारा 2 बार रिपीट कर दे रहा हूं, कोई गफलत किसी को कि हमको कहने में हिचक है तो नहीं है, क्योंकि है जो है। और ये हम नहीं, ये तमाचा जड़ा है सुप्रीम कोर्ट के ही जस्टिस ईमानदार जजों ने जड़ा है। और उसी बीच सीजेआई साहब का आज एक मामले में जो उनकी टिप्पणी है और जो मामले को जिस तरह निपटाया है, उसको भी इन बयानों के संदर्भ में हम जरूर देखना चाहेंगे। तो बहुत विशेष आज हम इस चर्चा में अपने साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बलराज मलिक साहब को जोड़े हैं, क्योंकि ऐसे विषयों पर बोलने के लिए लोग कन्नी काट जाते हैं। मलिक साहब खुद ही कहते हैं कि ऐसा विषय है तो कार्यक्रम करना चाहिए। आपको झिझक हो, हमसे भी कहते हैं कि आपको झिझक हो तो आप मत बोलो, मैं बोलूंगा अगर कोई डर हो तो मलिक साहब हैं। और हमारे साथ भाऊ भी जुड़ रहे हैं, उनको भी जोड़ लीजिएगा कंट्रोल। लेकिन पहले मैं जरा खबर को दिखा दूं, कुछ खबरें, उसके बाद चर्चा पर आए। जरा पहली खबर देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। एक एग्जाम्पल के साथ जब खबर पे आते हैं तो जरा समझ में आता है। टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट का झटका। मीडिया के लिए तो लिखने में मजा आता है ना, झटका, सुप्रीम कोर्ट का झटका। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर सुनाई खरी खरी, झटका खरी खरी सब एक ही लाइन में कर दिया। सीजेआई बोले सिर्फ बंगाल में ऐसा क्यों। अब खबर मैं आपको दिखा दूं, जरा खबर पर आइए, अपने आप समझ जाएंगे खबर क्या है। ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में फॉर्म 6 जमा करा रहे हैं, इसके जरिए मतदाताओं के नाम लिस्ट में जुड़वाए जा रहे हैं। उनकी इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इस तरह टीएमसी को करारा झटका लगा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने राज्य में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। आगे जरा चलिए। पहले भी होता रहा है, लेकिन क्या होता रहा है और अब क्या हो रहा है, ये फर्क मुझे तो जरूर जानना है। अगर आप लोग की जानकारी में ऐसा होगा तो हमें भी बताइएगा। टीएमसी का पक्ष रख रहे वकील कल्याण बनर्जी ने एक मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि एक ही व्यक्ति 30,000, 30 नहीं 30,000 फॉर्म 6 जमा किए हैं। एक व्यक्ति ने 30,000 फॉर्म 6, सोच लीजिए आप। फॉर्म 6 का प्रयोग वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए या फिर संसदीय क्षेत्र बदलने की स्थिति में किया जाता है। अधिवक्ता ने कहा कि पूरक सूचियां आ चुकी हैं, इसके बाद भी चुनाव आयोग नए नोटिफिकेशन में फॉर्म 6 स्वीकार करने की बात कह रहा है। नया नोटिफिकेशन जारी किया कि फॉर्म 6 लाओ, और एक आदमी 30,000 जमा किया। लेकिन जब वोटर लिस्ट की पूरक सूची आ गई है, कल्याण बनर्जी ने कहा, और प्रक्रिया बढ़ चुकी है,
तो फॉर्म 6 क्यों मंगवाए जा रहे हैं? उनके बंडल तैयार होकर आ रहे हैं। मैं किसी राजनीतिक दल पर इसके लिए आरोप नहीं लगा। इन्होंने बताया एक आदमी 30,000 जमा किया। हमारे सीजीआई साहब ने कहा, माननीय परम आदरणीय सीजीआई सूर्यकांत, कहा कि ऐसा पहले भी होता रहा है। मैं चाहता हूं ये खाली ऐसे जुबानी जमा खर्च से देश नहीं चल पाएगा। 30,000 एक आदमी कब जमा किया है बता दीजिए। जिंदगी में सवाल नहीं उठाएंगे। 30,000 कब जमा किया है? 30 और 30,000 का अंतर होता है। 30,000 एक व्यक्ति। चुनाव आयोग के वकील ने क्या कहा? देखिए, सब उसी कंट्राडिक्शन उसी सुनवाई में साफ हो जाएगा, लेकिन कर क्या सकता है कोई? चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि माय लॉर्ड, नियम है कि नामांकन की आखिरी तारीख तक, प्रत्याशियों के नामांकन की आखिरी तारीख तक मतदाता सूची में नाम जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति उस दिन तक 18 साल का हो रहा है, कोई लड़का, तो उसको कैसे वंचित किया जा सकता है मताधिकार से? इतना चिंता है मताधिकार का। अब बताइए, एक व्यक्ति, उस जितने लोग 18 साल के होते हैं, वो व्यक्ति है या पंडा है, मरने वालों का तो हिसाब किताब सुना हूं, हरिद्वार के और गया के पंडों के पास होता है। वो जो 30,000 फॉर्म लेके गया है, वो कौन सा पंडा है कि जो 18 साल का होता है उसी आदमी को बताता है कि भाई साहब मैं 18 का हो गया, जुड़वा दो, फॉर्म 6 दे दो? ये सवाल उस अधिवक्ता से होना चाहिए था जो ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग की तरफ से आया था, कि भाई 30,000 फॉर्म है और आप दलील दे रहे हो कि 18 साल से ऊपर होने पे, तो क्या वही आदमी, जितने लोग दुनिया में 18 साल के होते हैं, सब उसी को बताते हैं कि भाई सब 18 साल के हो गए हैं? जगह जगह पर चल रहा है। बागची ने क्या कहा जब ये सवाल, अच्छा उसके बाद कल्याण बनर्जी ने एक बात और कही, मैं बता दूं कोर्ट की कार्रवाई। कल्याण बनर्जी ने कहा चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग में आप आपत्ति चुनाव आयोग में दर्ज करवाइए जिसके नाम पर आपत्ति हो, तो कम से कम जितने नाम जोड़ने के लिए आ रहे हैं फॉर्म 6 में, वो नाम तो आप हमको बताइए, तब तो आपत्ति दर्ज करवाएंगे कि फलाना आदमी का नहीं होना चाहिए। तो बागची जी आए बेंच में, बागची भी थे, तो वो कहे कि देखिए, मतदाता सूची जो संशोधित हो रही है उसमें, और जो वोटर लिस्ट जिस पर चुनाव होता है उसमें फर्क होता है। अरे सवाल क्या है, हंसियक ब्याह में खुरपी गीत। मैं सीधा चल रहा हूं पहले इसी पर मलिक साहब के पास, अभी फिर हम आएंगे जस्टिस ओक पर और जस्टिस भुइयां पर। असली तो वही है खबर। ये तो मैं शुरुआत में सिर्फ न्यू डाल रहा हूं कि क्यों न्यायपालिका फेल है और क्यों ये चर्चा हो रही है। मलिक साहब, ये आप तो इतना वक्त गुजार लिए सुप्रीम कोर्ट में, दशकों गुजार दिए, ये बताइए फैसला आपको, मैं तो कानून नहीं जानता, मैं तो एक सामान्य आदमी के रूप में जितना अपनी कम बुद्धि से सोच पाया, ये कहां से हजम होने वाला है? 30,000 फॉर्म एक आदमी जमा कर रहा है और सीजीआई कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, जाइए आप वापस। बिल्कुल, दिस इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ सीजीआई और दिस इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन एडवोकेट आल्सो। दोनों की बेवकूफ़ी है। वो कह रहा है कि जो 18 साल का हो जाएगा और जिस दिन इलेक्शन है उस दिन तक वोट बनवा सके, दैट इज नॉनसेंस। बिल्कुल ऐसा प्रोविजन नहीं है। प्रोविजन एक डेट होती है फिक्स कि उस तारीख तक जो भी 18 साल के हैं वो वोटर लिस्ट में शामिल किए जा सकते हैं, उनका राइट बनता है और उनको शामिल होना चाहिए, उसके लिए प्रोविजन है। ये नहीं कि 18 साल का हो गया जिस दिन इलेक्शन है उससे एक दिन पहले भी वो उसका हक हो गया, इससे तो सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। दलील भी वकील ने ऐसी दी जो बिल्कुल ना फैक्चुअल ठीक है ना लीगली ठीक है। और 30,000 फार्म एक आदमी भरता है और वो भी बीजेपी का आदमी है, ये ऐसे होता रहा है। बीजेपी के या किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर मदद कर दें, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर 30,000 फार्म एक आदमी भर रहा है, ये एक तरह से सनसनीखेज खबर है पूरे देश के लिए और इमीडिएट कॉग्निजेंस लेना चाहिए था सीजीआई को। सीजीआई को ये कह के ये तो होता रहा, अपने सिर से पल्ला झाड़ने वाली बात है। एक सीजीआई इतना कमजोर बुजदिल सीजीआई नहीं चाहिए देश को। इस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल भाषा बोलने वाला सीजीआई नहीं चाहिए देश को। और इस तरह की बात कर सकता है सीजीआई, ये सपने में भी नहीं सोच सकता इस देश का कोई भी एडवोकेट। ये सीजीआई के पद पे लानत है इस आदमी का और इस तरह की भाषा का, कोई भी हो। इसमें न केवल मिस्टर सूर्यकांत की बात है, किसी भी जज की। जो जज आर्टिकल 142 की पावर के साथ बैठे हैं, ये कोई उम्मीद नहीं थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को या फोर फादर्स को। ये ड्यूटी लगाई है इनकी, ये इनकी मर्जी थोड़ा है, किसी जज के बाप की कोर्ट थोड़ा है, ये देश की कोर्ट है। उनको अपनी ड्यूटी करनी है, ये अपनी दुकानदारी की तरह नहीं चला सकते कोर्टों को।
कोर्ट की भाषा, कोर्ट की गरिमा गिरा दी इन लोगों ने अपनी भाषा से। जजों को फालतू बकवास करनी नहीं चाहिए, अपने पेन से लिखना चाहिए, उसकी अकल का पता चलता है कितना कंपिटेंट जज है, और हर बात का एक जवाब देना चाहिए। इतने सीरियस इशू को इस तरह से टाल देना, इसका मतलब यू आर नॉट कंपिटेंट एनफ टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड टू बी सीजीआई ऑफ द कंट्री। ये बिल्कुल गलत है। ये इसको मैं कह रहा हूं, ये इस तरह से माहौल वकीलों के बीच में ये है कि जुडिशियल टेररिज्म चल रहा है देश के अंदर, जिनकी ड्यूटी है लोगों के फंडामेंटल राइट की बचाने की, फंडामेंटल राइट्स, और देश के सिस्टम सारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करे। ये देश कोई प्राइम मिनिस्टर, सीएम, पीएम, चीफ जस्टिस की बपोती थोड़ा या उनके लिए थोड़ा बना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन देश में मानवीय व्यवस्था के लिए है, सबकी ड्यूटी है, या कोई पद बड़ा नहीं। एक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट एक है, मगर वो देश का तुरम खा नहीं है। सीजीआई की पोस्ट एक है, वो देश का तुरम खा नहीं है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निभाना ही सीजीआई होना है, उसको निभाना ही प्राइम मिनिस्टर होना है। ये नाम से कोई वो नहीं, कौन एक्स वाई जेड आते रहे जाते रहे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, मगर इनको लगाम लगाना, इनको इनके कंट्रोल में रखना, अब मुझे लगता है जिस सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की ड्यूटी थी, ये अपनी ड्यूटियां नहीं कर पा रहे हैं। मैक्सिमम जजेज आर नॉट कंपिटेंट टू बी जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और ये देश भी समझ रहा है। इसमें क्या है, थोड़ा एक्टिव रोल वकीलों को निभाना होगा। कहीं ना कहीं हमारी बार एसोसिएशन, बार काउंसिल, एडवोकेट्स नहीं बोल पा रहे अभी, जो बोलने की जरूरत है। देश सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, सरकारें तो इस तरह कंट्रोल करना चाहती है, वो जो भी गुंडागर्दी करें संविधान के साथ, उसको ये फूल चढ़ाते रहे या उनकी भाषा बोलते रहे। सीजीआई की आज की जो भाषा थी, वो भाषा सरकारी भाषा है, वो एक जज की भाषा नहीं है। उस भाषा से पता चलता है कि वो किसी को खुश करना चाहता है, या किसी के इशारे पे काम करना चाहता है, या उनको संदेश देना चाहता है, देखो भाई मैं जो मेरे बस का मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए। ये चर्चा है वकीलों में, ये चर्चा पूरे देश की वकील बिरादरी के अंदर। ये बहुत गलत हो रहा है, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस तरह की बातें भी बिल्कुल बेहूदी बातें हैं। ये किसी जज के ऊपर भी कलंक है, कोई भी जज हो। इस तरह की भाषा, एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी को जिम्मेदारी है वहां सरकार चलाने की, वो एक एलिगेशन लेके आए हुए हैं, और वो कह रहे 30,000 फार्म एक आदमी भरा, ये तो पहले होता रहा है। अरे भाई आप कैसी बात कर रहे हो, यू मेंट योर बिहेवियर, आप सलीके से बात करिए, संवैधानिक बात करिए। ऐरी गैरी नथु पारी बात, आपको इम्यूनिटी मिली हो इसका ये मतलब नहीं आप इस पद का दुरुपयोग करें। ये दुरुपयोग है सीजीआई के पद का। और एक और बात, हमने लेटर भी लिखा था ओपन, उस पर आप लोगों से भी नहीं बात हुई, किसी ने, वो मीडिया ने नहीं उठाया। हमने लेटर लिखा सभी जजों को कि भाई सारे मिलके अपनी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाइए, ध्वस्त करिए इसको मास्टर ऑफ रोस्टर को। ये गुंडागर्दी का अड्डा है, ये भ्रष्टाचार का अड्डा है, ये मदारी की डुगडुग भी नाचने का अड्डा है। ये चाहे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये इसको छोड़ना नहीं चाहते। नेताओं पे ये देश ब्लेम लगाता है कि कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, ये मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं छोड़ना चाहते। और सारे जजों में, हाई कोर्ट के जजों में, सुप्रीम कोर्ट के जजों में वो ताकत ही नहीं बची है कि वो लगाम लगा सके, नकेल कर सके सीजीआई की कि छोड़ मास्टर ऑफ रोस्टर। मैं सोचता हूं कि कम से कम जस्टिस भुइयां या नागरत्ना, ये लोग आए सामने और इसके सो मोटा एक्शन ले। पुराने सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके बारे में लिखे और उसको कहें बड़ा बेंच गठित करो, मास्टर ऑफ रोस्टर इज द हाउस ऑफ करप्शन। ये करना होगा। वकीलों को बोलना का, हमारी बार एसोसिएशन ने भी नहीं बोल पा रही, पता नहीं वकीलों को सीनियर एडवोकेट बनने के लिए, जजों को जज बनने के लिए, बच्चों को पैनलों पे लेने के लिए, पता नहीं कि जुगाड़बाजी में लोग लगे हुए हैं। देश का ख्याल ही किसी को नहीं। सबको मिलके हैंड होल्डिंग करके, हाथ से हाथ मिला के इसको ठीक करना होगा, दुरुस्त करना होगा, लगाम लगानी होगी बेलगाम जुडिशरी पे। मैं आपको, अब जब आपने चर्चा कर दी है तो हम जो कह रहे हैं, मैं कहा हम कानून के जानकार नहीं हैं, आप तो कानून के कई जानकार हैं। एक और मैं बात कहूं, मैं भूल जाऊंगा फिर, एक और बात मैं कहना चाहता हूं। ये कई बार पीछे भी आप लोगों के साथ एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमने क्लियर कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का वायलेशन किया है, जुडिशियल डिसिप्लिन किया है चीफ जस्टिस ने। ओपन कोर्ट में मैंने बोला उनको एक केस के दौरान कि आपने जुडिशियल इनडिसिप्लिन किया है और ये गलत है। आप जिसको जानते हैं, जो आपके रिश्तेदारी में है, लिंक में है, एक आध केस में तो आपने रिक्यूज किया और उस केस में रिक्यूज नहीं किया,
और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को दता बताते हुए, 3 जज बेंच के फैसले को दता बताते हुए आपने जुडिशियल इंडिसिप्लिन करके तरसेम शर्मा के अंदर आपने पूरे मजाक उड़ाया, आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हुई है, खुद भ्रष्टाचार किया है। और उनको जो लोग क्वालिफिकेशन में, एडवर्टाइजमेंट में भी जिनका जिक्र नहीं, उनको इन्होंने आदेश दे दिया, और जो लोग कंपिटेंट है, लीगली जिनका हक बनता है, वो वेट कर रहे हैं, और दूसरों को नौकरी लगाने का आदेश हरियाणा गवर्नमेंट के साथ मिलकर और हरियाणा गवर्नमेंट के वकीलों से मिलकर ये काम कर दिया। ये अपराध हो रहा है, ये जुडिशियल करप्शन हो रहा है चीफ जस्टिस के ऑफिस में। कौन रोकेगा इसको? सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों को रोकना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। यहां एक आदमी को जज बना दिया सुप्रीम कोर्ट का गलत तरीके से, ये कॉलेजियम में ये चीफ जस्टिस शामिल है उसमें, उस भ्रष्टाचार में 57-56 जजों को ओवरलुक करके, और 56 में से एक में भी ऐसी हिम्मत नहीं आई, और ना किसी बार एसोसिएशन सामने आई कि इतने लोगों को, या तो सारे निकम्मे जज हैं ये, अगर निकम्मे तो इनकी छुट्टी करो, देश पे बोझ क्यों बने हुए इतने डरपोक और नालायक लोग जजों के रूप में। जिसके प्रमोशन गलत तरीके से कर दी और बाकियों को इग्नोर किया, उनको अपनी गरिमा भी याद नहीं, उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया, वो मुकदमा करके सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं आई। तो इस तरह से डरा हुआ देश, जुडिशरी भी डरी हुई, देश डरा हुआ। राइट टू एक्सप्रेशन 161-62वें नंबर पे है 180 देशों में। कौन डरा रहा है इस देश को? किसने डरने दिया इस देश को? इसके लिए जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज हैं, वो देश के अपराधी हैं। ये आप नहीं कह रहे हैं, सिर्फ आगे जरा लाइए, खबर लाइए, फिर मैं भाव के पास चलूं और फिर आएंगे मलिक साहब के पास। ये पढ़िए जरा, लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अभय एस ओका ने क्यों कही ये बात। अब इससे क्लियर क्या होगा कि जस्टिस ओका ये खुद कह रहे हैं कि लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई न्यायपालिका। अगर लगता है हम कंटेम्प्ट कर रहे हैं, तो फिर जस्टिस अभय एस ओका भी कंटेम्प्ट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए, इतने नहीं है, आगे चलिए जरा घुमाइए भाई, अगला लाइए। लोगों को उम्मीदें थी पर न्यायपालिका फेल हो गई। सुनिए शब्दों पर ध्यान दीजिए, लोगों को उम्मीदें थी यानी लोगों की उम्मीदें तोड़ी है इस न्यायपालिका ने। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने क्यों कही ऐसी बात? लोगों की उम्मीदें तोड़ दी इस देश की इस न्यायपालिका ने। ये बात जस्टिस ओक कह रहे हैं। आगे चलिए। गवर्नमेंट नॉन क्लियरिंग नेम्स ऑफ कैंडिडेट्स रिकमेंडेड फॉर जजशिप ए मेजर प्रॉब्लम। सरकार भी देखिए, सबको एक साथ एक स्पीच में ही सरकार जो जजशिप के लिए नाम रिकमेंड किए गए हैं उनको भी क्लियर नहीं कर रही है। और आगे ये पूरा स्टेटमेंट ये था कि जो अनुपात है, जिस अनुपात में जज होने चाहिए वो भी नहीं है। तो ये सरकार का दबाव और न्यायपालिका जो अपना भूमिका निभा रही है, वो दोनों आज सवालों घेरे में। आगे चलिए। जुडिशरी हैज फेल्ड टू लिव अप पीपुल्स एक्सपेक्टेशंस। लोगों की उम्मीदों पर नहीं खरी उतरी, फेल हो गई है। सीधा शब्द देखिए, हैज फेल्ड। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एएसओ का फेल्ड, जुडिशरी को फेल्ड कह रहे हैं जस्टिसों का। इससे ज्यादा अब क्या होगा? चलो करो कंटेम्प्ट जस्टिसों का पर। आगे आइए, अभी दूसरे अगले जज पर आइए। चलिए हाँ, ये पढ़ लीजिए। बार बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस अभय सोका ने कहा कि आम आदमी भारत के नागरिकों को इस कानून व्यवस्था से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन किसी न किसी तरह हमारी न्यायपालिका उन सभी उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकी। उन्होंने आगे कहा, यदि कोई यह कहे कि आम आदमी को न्यायपालिका पर बहुत भरोसा है, तो यह बात न्यायपालिका प्रणाली के से बाहर के लोगों द्वारा कही जानी चाहिए, न कि वकीलों या न्यायाधीशों के द्वारा। मतलब बहुत लोग हैं ना, कहते नहीं बहुत भरोसा है न्यायपालिका। इस देश में सबसे ज्यादा भरोसा किसको है? निशिकांत दुबे जैसे लोगों को है। अरे वो कहवाओ ना, हम लोगों को हो भरोसा, आम आदमी हम हैं। चलिए आगे। अब जस्टिस होकर के बाद जस्टिस भुइयां को सुनवाइए। एक स्टेप और आगे पढ़िएगा भाव। सुप्रीम कोर्ट जज बोले, जुडिशरी हद से ज्यादा सख्त हो रही, इसलिए लोग जेलों में सड़ रहे। यह विकसित भारत का आदर्श नहीं हो सकता। और आगे बढ़िए, इसमें और सब कुछ नहीं आए हैं, अगली में आएंगे हेडलाइन में। ये पढ़िए बार बेंच क्या लिखता है। न्यायपालिका के राजा से भी ज्यादा वफादार रवैये के कारण लोग जेलों में सड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां। ये लॉयल देन द किंग सिंड्रोम इन्होंने कहा था कि न्यायपालिका के भीतर लॉयल देन द किंग वाला सिंड्रोम है, राजा से भी वफादार बने हुए हैं न्यायपालिका में बैठे लोग। आगे चलिए। जस्टिस उज्जवल भुइयां की तीखी टिप्पणी, लॉयल देन द किंग मानसिकता से जमानत में देरी।
तुच्छ एफआईआर से बढ़ रहा अदालतों पर बोझ। और भीतर कहा है कि सरकार करवाती है मुकदमे। आगे चलिए जरा। जस्टिस उज्जवल भुइया ने कहा कि जुडिशरी के कुछ हिस्से मोर लॉयल देन द किंग सिंड्रोम से ग्रस्त हैं, यानी ये हिस्से राजा से भी ज्यादा वफादार होने की प्रवृत्ति अपना चुके हैं। इसके कारण ही लोग महीनों तक जेलों में सड़ते हैं। जस्टिस भुइया ने यह बात रविवार को बेंगलुरु में हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पहली नेशनल समिट के दौरान कही। चेंज करिए। विकसित भारत में न्यायपालिका की भूमिका विषय पर पैनल डिस्कशन के दौरान जस्टिस भुइया ने कहा कि कुछ मामलों में सिस्टम इतना ज्यादा सख्त हो रहा है कि जरूरत से ज्यादा केस दर्ज हो रहे हैं। बार एंड बेंच की एक खबर के मुताबिक जस्टिस भुइया ने सरकार और न्यायपालिका के संबंधों पीएमएलए यूएपीए कानूनों के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया एक्टिविटी जैसे छोटे मुद्दों पर मनमाने ढंग से क्रिमिनल केस दर्ज किए जाने की निंदा की। यानी ये सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज कह रहा है इससे ज्यादा सरकार के लिए डूब मरने के जो सोशल मीडिया पे एफआईआर या प्रोटेस्ट पे हो रहे हैं, ये डूब मरने के लिए क्या होना चाहिए, और इस देश की जनता अगर जागरूक हो तो इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए। आगे लाइए। जस्टिस भुइया ने न्यायपालिका को विकसित भारत जैसे राजनीतिक नारों से बहुत ज्यादा जोड़ने के खिलाफ भी चेतावनी दी। उन्होंने क्या कहा कि ये विकसित भारत राजनीतिक नारा है, अदालतें इससे अलग रहे हैं, वो भी ना विकसित भारत का झंडा लेकर के चलने लगे हैं। उन्होंने कहा विकसित भारत का विचार एक राजनीतिक लक्ष्य है और अदालतों को अपने काम काज में स्वतंत्र रहना चाहिए। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो बहस और असहमति के लिए गुंजाइश होनी चाहिए, असहमति को अपराध नहीं माना जाना चाहिए। हटा दीजिए। अब एक सवाल भाऊ से फिर अभी मलिक साहब के पास आऊंगा। भाऊ, हम तो बोलते हैं तो मान लिया हम लोग जान बूझ कर बोल रहे हूं, हम जो है सीजीआई के प्रति सम्मान नहीं रखते, न्यायपालिका के प्रति। ये जस्टिस ओक और जस्टिस भुइया क्या बोल रहे हैं? देखिए आशीष, किसी के प्रति सम्मान, उस पद का सम्मान होता है, लेकिन उस पद पे ऐसे लोग बैठे हैं जो उस पद को कलंकित करें तो फिर पद का भी सम्मान चला जाता है और उस व्यक्ति का तो सम्मान होता ही नहीं। अभी मलिक साहब कह रहे थे कि ये कॉम्पिटेंट नहीं है मलिक साहब, ये कॉम्पिटेंट है, लेकिन ये कॉम्पिटेंट किसी राजनीतिक उद्देश्य को समर्थन करने के लिए, किसी राजनीतिक दल का पिछलग्गू बनने के लिए कॉम्पिटेंसी है इनमें, तभी तो ऊपर लाए गए। यदि सर्वोच्च न्यायालय कस्टोडियन है संविधान की, तो ऐसे कई मसले थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए था। वांगचुक के मामले में सरकार ने पहले आरोप लगाए, उसके बाद आरोप हटाए, वो आदमी 2-3 महीने जेल में रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के बाद कि सरकार ने आरोप हटाया इसलिए हम जमानत देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को आगे पुश कर देना चाहिए था। इसको तो जमानत मिलेगी, लेकिन इस पे गलत आरोप लगाने वाले अधिकारियों के खिलाफ इमीडिएटली कार्रवाई हो और उसको जेल में डालें। मतलब आज यदि मलिक साहब की कोई बात पसंद नहीं आई हमको, तो मलिक साहब को 3 महीने जेल में डाल दो और 3 महीने बाद बोलो अरे गलती से जेल में डाला। ये गलती का भुगतान कौन करेगा? क्या गृह मंत्री करेंगे? क्या प्राइम मिनिस्टर करेंगे? क्या जुडिशियरी करेगी? सरकार के पास कुछ सबूत नहीं थे और सरकार 3 महीने तक टांगती रही और डेट पे डेट सुप्रीम कोर्ट देती रही। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इतना भी समझ में नहीं आ रहा था। यदि इतने ना समझ है आप, तो आपको उस जगह पे रहने का अधिकार नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं वांगचुक का। ऐसे कई है, 5 महीने रहे पीएमएलए कोर्ट केस में, तो हेमंत सोरेन क्या हुआ? 13 महीने एक होम मिनिस्टर रहा महाराष्ट्र का अनिल देशमुख, क्या हुआ आगे? क्यों जेल में गए? क्योंकि सत्ता पक्ष के साथ समर्थन नहीं दिया, पार्टी तोड़ने के लिए मना किया। तो आप ऐसा उसका दुरुपयोग करेंगे? आप कहते कि अरे इसमें छोड़ दो, जज ने कह दिया कि इसके ये हेमंत सोरेन पे कोई जमीन का मामला बनता ही नहीं, तो कैसा अरेस्ट किया? मामला जमानत देने का नहीं था, मामला उन अधिकारियों ने जिसने ये केस बनाया है उनको टर्मिनेट और उनको जेल में डालने का था। तब जाके कार्यपालिका सोचेगी कि हमने गलत काम किया राजनीति को कहने पे, तो हम भी पैनलाइज हो रहा है। 30,000 एक आदमी 30,000 लोगों के फॉर्म भरता है, ऑन व्हाट काउंट? क्या आप एक नया सिस्टम चालू कर रहे हैं? 75 लाख मतदाता चुनाव आयोग ने निकाल दिए। टेलीग्राफ रोज खबरें दे रहा है कि ये लोग मरे हुए हैं, ये जिंदा है, ये मरे हुए हैं, ये जिंदा है। उनकी सुनवाई अब चुनाव के बाद होगी।
लेकिन नए लोग जो जोड़े गए हैं उनकी सुनवाई नहीं होगी, उनको पूछताछ भी नहीं होगी, वो वोटिंग के दिन प्रकट होंगे। और ये एक आदमी यदि 30,000 भर रहा है, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में यदि आपने 10,000 वोट भी बढ़वाए, और ये वोट वही हैं जो हरियाणा से ट्रांसफर होते हैं, जो पिछली बार पकड़ में आ गए थे कि 30 से 40 लाख फ्लोटिंग वोटर है जो अलग अलग डबल इंजन के सरकार में से जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहां होते हैं। ये सारी बातें कई बार प्रूफ सामने आए। लेकिन यदि आप सत्ता के मोह में या सत्ताधीशों के प्यार में इतने अंधे हो जाते हो कि आपको इस संविधान का वायलेशन नहीं दिखता, और ये आपकी भाषा बिल्कुल ये भाषा है, पहले भी होते आ रहा है, पहले गलत होते आ रहा है, इसके मायने क्या है? इसको रेक्टिफाई कौन करेगा? किसी को आके तो रेक्टिफाई करना पड़ेगा। पहले भी होते आ रहा है, पहले गलत होता आ रहा है, मतलब आज भी गलत हो जाएगा। और आप जो गलत कर रहे हैं उसके बाद जो जज आएगा उसको रेक्टिफाई नहीं करेगा। इसी सुप्रीम कोर्ट में मलिक साहब बताएंगे कई चीजें हैं जो पुराने लिए हुए निर्णय पलट दिए गए हैं, नए समय के साथ, नई सामाजिक संरचना के साथ। चुनाव आयोग कभी ऐसा सरकार के सामने चरणों में बैठ के काम करने वाला नहीं रहा है। यहां सेशन जैसे लोग चुनाव आयोग में देखे जिसने चुनाव आयोग को नई रूप से परिभाषित किया था। आज चुनाव आयोग यदि प्रकोष्ठ बना है भारतीय जनता पार्टी का, तो उस पर अंकुश रखने का काम सर्वोच्च न्यायालय का है, ना कि चुनाव आयोग के साथ हाँ में हाँ मिला के संविधान की पूरी धज्जियां उड़ती है। अरे लोकतंत्र में क्या होता है, चुनाव ही तो सब कुछ है, और चुनाव ही निष्पक्ष हो जाए तो ममता के साथ सारे लोग हो, उसके बाद भी ममता चुनाव हारेगी। और ये देखिए विधानसभा चुनाव बीजेपी जीत के लाएगी। हाँ। और जीतेगी लोगों के मतदान से नहीं, जीतेगी इस फ्रॉडुलेंट से, जहां टीएमसी के लोग निकाले जाएंगे लिस्ट से और अपने लोग भरे जाएंगे लिस्ट में, और ये अंधा कानून देखता रह जाएगा। लोग कहेंगे हमने मतदान दिया नहीं, फिर भी लोग सत्ता में आएंगे। आज महाराष्ट्र में लोग कहते हैं कि हमने तो मत नहीं दिए थे, फिर सत्ता में आ गए। हरियाणा में चुनाव के नतीजे हुए, खाप पंचायत के पूरे 20-22 खाप पंचायतों के जितने भी प्रधान है वो हमारे ऑफिस में आके बोल रहे थे, अरे भाई साहब चित्रान जी आप तो हरियाणा में घूम रहे थे, आप बताओ हमको, हमने तो किसी ने वोट नहीं दिया, फिर कैसे जीत गए? महाराष्ट्र में 9 सीटों पे आ गई लोकसभा में, 130 विधानसभा में। लोग कहते असं कसं झालं, कैसा हो गया ये? कौन पूछेगा? चुनाव आयोग को सवाल जवाब दो तो चुनाव आयोग ही कुकर्म में के उसमें बंधा हुआ है, दलदल में घुसा हुआ है, और उसको अंकुश जिसको रखना है वो चुनाव आयोग की पैरवी करने में बैठा हुआ है। चुनाव आयोग को तो वकील रखना ही नहीं चाहिए सर्वोच्च न्यायालय में। जब पूरा बेंच ही उनका वकील बना हुआ है तो काय को वकीलों में खर्चा करते हैं? ऐसी एक मैडम थी वहां पे जज, ईडी की सारे केसेस दुनिया के पास जाते थे। एक केस में तो बोल दिया कि मैडम आप ऊपर से नीचे आके ही आप पैरवी करिए ना, जब ईडी की पैरवी आपको करनी है। ये जजेस हैं। भैया कहते हैं कि यहां लोग नहीं है। हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, निर्णय है, आदेश है, निर्देश है कि 10 लाख लोगों पे 50 जजेस होने चाहिए। आज 22 और 23 में नहीं बैठते। विकसित देशों में 80-80, 90-90 है। इस पे कभी बात होती है? भाई भतीजावाद। आपने कहा नागरत्न ने, जस्टिस नागरत्न बाकायदा, नागरत्ना ने बाकायदा उसमें डिसेंट नोट लिखा था उनके प्रमोशन पे। लेकिन कैडर के लोग आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्सपर्सन यदि हाईकोर्ट में जाएगा, क्योंकि भूषण गवई को अपने भतीजों को, भांजे को लाना था हाईकोर्ट में 45 साल की उम्र में, तो तुम मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाता हूं, तुम मेरा एक एडजस्ट करो, मैं तुम्हारा एक एडजस्ट करता हूं। और ये अपने आप को उस पद पे बैठ के, भाई बाकी चीफ जस्टिस से तो मेरा कोई नाता है नहीं, मैं किसी को जानता नहीं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन मैं भूषण गवई के परिवार को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। उनके पिता मेरे लिए बेहद सम्मानजनक व्यक्ति थे, मेरे पारिवारिक संबंध थे उनके साथ। आज उनकी भी आत्मा तलमलाती होगी जब उन्होंने देखा होगा कि अपने बच्चे ने क्या गलतियां की। छोटी मोटी गलती नहीं की ना, बना के रखा है। और यदि ये लोकतंत्र आपको इतना मजाक बनाना है तो बंद करिए ये दुकानें सब। सुप्रीम कोर्ट बंद कर दीजिए, बाहर बोर्ड लगा दीजिए, विपक्ष को यहाँ कोई न्याय नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ बीजेपी की जय जयकार होगी, सत्ता पक्ष में लोग हैं उन्हीं की जय जयकार होगी। नहीं, सारी संविधान बंद करवा दीजिए, सारे अधिकार छीन लीजिए।
मनुस्मृति लागू कर दीजिए, सारा टंटा ही मिट जाएगा, कोई आएगा ही नहीं आपके पास, ना आपको ऐसा बोलना पड़ेगा, ना बदनाम होना पड़ेगा। खत्म करिए इशू को, सारी दुकान बंद करिए। जब आप बताइए, यही तो मकसद था। क्या पूरे देश के लोग बेवकूफ हैं? सुप्रीम कोर्ट, अदालतें, जज तो तर्कों पर काम करते हैं ना। तर्क पर आप करें अंधा कानून नहीं है ये कानून। आंख खोल के लाठी लेकर के चुनाव आयोग के साथ खड़ा है, लाठी लेकर खड़ा है उसके साथ। ये कोलिजियम का अधिकार है, हाईकोर्ट में कौन जज कहां ट्रांसफर होगा ये सरकार तय करेगी। हाँ। मध्य प्रदेश के इंदौर बेंच के जज को जब छत्तीसगढ़ दिया तो उसको यूपी भिजवा दिया। और ये इतने मतलब निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है कि वो लिखते हैं उसमें, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन व्हाट काउंट गवर्नमेंट हैज द राइट टू रिक्वेस्ट। फाइनल कमेंट मलिक साहब से, यदि सरकार अपने जजेस को प्लेसमेंट करना शुरू कर दे अपने हिसाब से तो हो गया न्याय। फिर हो गया, अब तो हो ही गया, सब हो गया। ये बिना मतलब का सब दुकान चल रही है, सिर्फ तानाशाही को जस्टिफाई करने के लिए सब चल रहा है, तानाशाही जस्टिफाई करने के लिए। मलिक साहब, न्यायपालिका आपने कहा बार, कौन रोक पाएगा? बार में भी तो लोग राज्यसभा जाने के लिए व्याकुल है, कौन रोक पाएगा इनको? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे तो बार एसोसिएशन और बार काउंसिल हो, देश का बनाए हुआ कानूनी फॉलो नहीं करते, इनको माइलोड करते हैं और नौजवान वकीलों को नपुंसक बनाने का काम कर रहे हैं। तो कॉल्ड सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी आप देखेंगे, जजों को भी मैं इसके बारे में हम लिख चुके अपनी फोरम की तरफ से कि बंद करो ये बकवास, आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। माइलोड शब्द को स्वीकार करके आप जानबूझ के नपुंसक बना रहे हैं देश की बार को, देश के लोगों को। जैसे कोई तुम्हारे सामने भिखारी आ रहा है, तुम राजा हो, तुम यहाँ घंटा बजाएंगे, जब तुम आराम से कोई सुनोगे, जिसको सुन लिया, किसी को फांसी दे दी, किसी को कुछ कर दे, जैसे राजा लोग करते थे। इसलिए जैसे पॉलिटिक्स में पूरा देश मान रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज, ऐसे ही देश की लगभग सारे वकील मान रहे हैं मैक्सिमम जजेस आर कॉम्प्रोमाइज। और भाषा जो चीफ जस्टिस की है ये कॉम्प्रोमाइज्ड भाषा है। भाषा इस तरह से जैसे वो वकील है खुद यूनियन ऑफ इंडिया का या इलेक्शन कमीशन का, इस तरह की कोई भी भाषा जज बोले, बार को खुल के उसका विरोध करना चाहिए। और हमारी एससीबीए को रिजोल्यूशन पास करके सारे जजों को लेटर लिखना चाहिए कि एक तो मास्टर ऑफ रोस्टर को खत्म करो मिलके, और दूसरा चीफ जस्टिस से वो सारे केस हटाए जाएं, ये प्रस्ताव पारित करो जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कोई उसमें लिटिगेंट है, कोई पार्टी है। और मैं तो कहूँ 5 जो जज हैं कोलिजियम के, इनके सामने कोई भी ऐसा केस नहीं आना चाहिए जो महत्वपूर्ण केस है देश के लिए, देश की जनता के लिए। ये लोग अपने लोगों को जज बनाने के लिए और अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहुत जजों ने देश में ऐसा किया, खिलवाड़ कर रहे देश के संविधान के साथ, और इनका मान सम्मान करना हमारी ड्यूटी नहीं है। इनको संविधान का मान सम्मान करना है। संविधान का मान सम्मान ये करेंगे तब जनता इनका सम्मान करेगी, वरना जनता इनका सम्मान करने के लिए नहीं। ये जनता की कंटेम्प्ट कर रहे हैं। सरकार हो चाहे लास्ट में जुडिशरी है जो कंट्रोल करके हमने 10 फुट ऊंचे उस पर स्टेज पे बिठाई हुई है ताकि देखो पार्लियामेंट बदमाशी ना करे, ब्यूरोक्रेसी बदमाशी ना करे, नेता एग्जीक्यूटिव बदमाशी ना करे, इसलिए इनको 10 फुट ऊपर बिठाया हुआ जजों को। देखो तुम करके गेट पे देखो कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा घर की व्यवस्था के साथ। उसके बावजूद ये लोग क्या कर रहे हैं, सारे के सारे मैक्सिमम जज हाथ में कटोरा लेके घूम रहे हैं रिटायरमेंट के बाद के लिए। कोई अपॉइंटमेंट हो जाए, उनके बच्चे पैनलों पे आ जाएं, कोई जज बन जाए, आर्बिट्रेशन मिल जाए, इनकी भूख ही नहीं मिली। वरिष्ठ वकील, भूख से ग्रस्त है। वरिष्ठ वकील जो बीजेपी के नेता थे, बाद में कानून मंत्री बने, अरुण अरे वरिष्ठ इन्होंने विधान लोकसभा में कहा था यस कि जजेस who have been given an opportunity to serve the nation, who have been reappointed or given some post after retirement, their pre-retirement judgment should be valued on that basis. हाँ, और चीफ जस्टिस की भाषा ऐसी है जैसे वो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए काम कर रहा है। मलिक साहब फिर देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। क्या देखा भाई अभी तक? महाराष्ट्र के इलेक्शन ही दोबारा हो गए, क्या देखा आपने? स्पीकर के फैसले पे क्या किया आपने? जब
बीजेपी का स्पोक्स पर्सन ही महाराष्ट्र में हाई कोर्ट में जज बना है और वो सुप्रीम Yes. कोर्ट में भी आया, तो उससे ये क्या अपेक्षा रखते हैं? काफी फ्रॉड जजों को कानून बना के इनको कंपलसरी रिटायर करना पड़ेगा, नया प्रोविजन लाना पड़ेगा देश में। आज तक इस देश की पार्लियामेंट इतनी नाकारा साबित हुई है, एक भी गंदे बेहुदे भ्रष्ट जज को हटा नहीं पाई। इसलिए सुधार बहुत करने की जरूरत है और देश के लोगों को ये काम करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा नजर रखो, इन पे भरोसा 1% करने की जरूरत नहीं है। और बोलिए, राइट टू एक्सप्रेशन को, इस देश के संविधान को देश ने बचाना है, देश ने ही इंप्लीमेंट करना है। जो ये कोई चीफ जस्टिस के नाम पे, कोई प्राइम मिनिस्टर के, कोई सीएम के, कोई चीफ राष्ट्रपति के नाम पे, ये सारे के सारे इधर आपका कानून तो बदल रहे हैं कि लोगों के मीडिया का कानून बदल रहे हैं, एथिक्स फॉर मीडिया, सोशल मीडिया के लिए एथिक्स। ये सबसे पहले एथिक्स तो जजों के लिए चाहिए और उसको इंप्लीमेंट करे प्राइम मिनिस्टर के लिए चाहिए कि सेकुलर कंट्री में कहीं जाना है, किसी नेता को अपनी छुट्टी लेके जाए, मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारे उद्घाटन करना है, अपने घर के तेल से जाए। इस देश का भट्ठा बिठा दिया तुमने, जहाजों में इधर उधर घूम रहे हो और देश के पैसे से अपने एडवर्टाइजमेंट करा रहे हो, तो ये सम्मान नहीं मिलेगा। ये जो छवि सुधारने का ठगी ठोरी का धंधा देश में चल रहा है, इसको देश की जनता ही रोक पाएगी, या आप जैसे बहादुर चैनल वाले जो लोग हैं वो रोक पाएंगे। क्या है, कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश ही कर सकते हैं। अभी तो नहीं ये नहीं सब भी नहीं, बंद। ये कोशिश बहुत बड़ा काम करेगी, क्योंकि रोज पत्ते बढ़ते हैं प्लांट के, जब आप अपने घर में भी देखते हैं पेड़ भी बढ़ता है मगर आंखों से नहीं दिखाई देता है। जब आप उसके पैमाइश करेंगे वो बढ़ा हुआ मिलता है, हमारी आंखें विजिबल इतना नहीं देख सकती। किसी भी अच्छी बात का प्रभाव होता है, सॉलिड प्रभाव होता है, अल्टीमेटली वो इतना स्लो होता है जैसे पत्ते की ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ 100% होता है। आप जो ये काम कर रहे हैं, अपनी जो ड्यूटी निभा रहे हैं, इट विल ब्रिंग ए ग्रेट चेंज इन द इंडिया। चलिए, उसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम अपील करेंगे, मैं मतलब जब मलिक साहब ने बोल दिया तो मुझे करने का कोई वो हक नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी इस देश में जितने बड़े परिवर्तन आए हैं, आजादी की लड़ाई, कई बार मैं कह चुका हूं, आजादी की लड़ाई में जितने आपको बड़े बड़े महान पुरुष नजर आते हैं ना, उसमें मैक्सिमम अधिवक्ता थे, वकील थे। एक वकीलों चीज ने इस की देश में बहुत बदलाव लाया है। एक चीज तो को कम करना से कम पड़ेगा, बार में से भी जातिवाद वर्णवाद मिटाना होगा, तब बार स्ट्रांग होगी देश की। वरना बार भी इसीलिए कमजोर है देश की कि इन चक्रों में उलझे हुए हैं, उलझाए हुए हैं, या लॉलीपॉप सरकार से जो मिलने वाले बेनिफिट है उनके चक्कर में उलझे हुए हैं। इससे बाहर आके इसके ऊपर उठने की जरूरत है वकील समाज को, और मेजोरिटी उठने के लिए तैयार भी है, आई होप। चलिए, आप जो उम्मीद करते हो उम्मीद पूरी हो, इसी पर कार्यक्रम खत्म करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ। मलिक साहब आपको विशेष धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।